ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा, लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी और दिल्ली से आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का और पंजाब में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव कल होना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से आकाशवाणी संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा और लखनऊ से हैं सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। 16 जिलों में 59 विधानसभा की सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 627 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। क्या माहौल है इस समय? सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पिछले कुछ दिनों में धुआंधार रैलियां की हैं, अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे हैं और अब जो है सब कुछ जनता के हाथ में है। कैसे देखते हैं इस तीसरे चरण के चुनाव को? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है ये और पहले और दूसरे चरण की बहुत चर्चा हो रही थी। इस चरण को दोनों ही पार्टियों के लिए, जो प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के, तीनों के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए क्योंकि इसमें एक बड़ा मध्य यूपी का हिस्सा है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और जो बुंदेलखंड का इलाका है वो किसी समय में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता वहां से निकले। हालांकि पिछले चुनाव में वहां पर बीजेपी को क्लीन स्वीप था, सभी सीटें बीजेपी के हक में गई थी। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी को, आपको ध्यान होना चाहिए कि 59 में से 49 सीटें मिली थी। ये अभूतपूर्व था इस पूरी पट्टी में। और ये 2012 में जब समाजवादी पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था, तब भी इन 59 सीटों में से उसे मात्र 37 सीटें ही मिली थी और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जिसको 2017 में मात्र 1 सीट मिली। तो इस लिहाज से आप देखें तो प्रमुख मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आता है। सभी पार्टियों ने लगातार प्रयास किए हैं। आपको ध्यान होगा कि आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली की, भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उसके एक दिन पहले हमने देखा कि किस तरह रोड शो में इटावा और मैनपुरी और खासतौर पर करहल में, जहां से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, वहां पर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के लिए वोट मांगने उतरे। अश्विनी जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब विधानसभा में कल मतदान होना है। यहाँ पर 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। वहां पर मुकाबला सीधा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को बहुत रोमांचक बना दिया है। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति आप महसूस करते हैं? देखिए, अगर हम पिछली बार से तुलना करें 2017 के चुनाव से, तो तब कांग्रेस के पास थी 77 सीट्स आई थी, 77 सीट्स थी और आम आदमी पार्टी के पास 20 थी, श्रोमणी अकाली दल के पास 15 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 3। और इस बार की अगर हम बात करें तो आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज जो अलायंस है वो भी बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार श्रोमणी अकाली दल संयुक्त और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी जो है एक बार फिर पूरे जोर शोर से है मैदान में। तो अगर हम रोचक की जहां तक बात करें तो कुल मिला के देखा जाए अभी स्थिति किसी को भी बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, उनको अगर इतनी सीटें मिलती हैं तो वो आपस में पोस्ट अलायंस से कुछ सरकार बना पाए, ऐसा ग्राउंड जीरो से लग रहा है। और यहाँ तक हम बात करें मुकाबले की तो बहुत सी ऐसी जगह है यहाँ पे मुकाबला जो है वो बहुकोणीय से दो कोणीय बाइपोल होता जा रहा है। जैसे अगर हम अमृतसर की बात करें तो वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू और श्रोमणी अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया, उनके बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अगर चमकौर साहब सीट की बात करें तो चंजीत सिंह चन्नी जी के लिए भी वो सीट आसान नहीं लग रही, वहाँ आम आदमी पार्टी उन्हें अच्छी टक्कर दे रही है। अगर हम पठानकोट की बात करते हैं तो वहाँ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है अश्विनी शर्मा जी, वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी तरह से जानपुर हल्के में भी बीजेपी के जो विधायक हैं पहले से दिनेश सिंह बब्बू, वो कांग्रेस के नरेश पुरी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अपना जद्दी हल्का है पटियाला शहरी, तो वहां से उनका भी आम आदमी पार्टी के जीतपाल सिंह कोहली से और कांग्रेस के जबरदस्त मुकाबला है। और कांग्रेस के सबका मेयर थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में गिने जाते थे। अभी अगर स्थिति को देखा जाए तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि किसको बहुमत मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आसानी से जीतती नजर नहीं आ रही।
जी हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सुशील जी, जो आपके यहाँ इस 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ सीटें ऐसी हैं जो दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई की सीट है। उसमें से एक सीट का आपने जिक्र किया, करहल, जहां से अखिलेश यादव का सामना हो रहा है। उन्हीं के पार्टी के रहे एसपी सिंह बघेल, जो इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या सरगर्मियां हैं अगर हम करहल की बात करें और आसपास के क्षेत्रों में? क्या बीजेपी यादव बहुल इलाके में समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, सेंध तो बीजेपी ने 2017 में ही लगा दी थी। अब देखें कि इन यादव बहुल सीटों पर, जिनको कहा जाता था समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बड़ी संख्या में सीटें जीती। जैसे कि आप इटावा देखें तो जसवंत नगर सीट को छोड़ करके बाकी सीटों पर बीजेपी जीती। मैनपुरी में भी 3 सीटों पर बीजेपी रही। तो इस तरीके से तमाम ऐसी जो यादव बेल्ट मानी जाती थी, जो कि समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती थी, वो किले पिछली बार ही ध्वस्त हो गए। अब बीजेपी के सामने ये इस बात की चुनौती है कि वो जो उसने जीत हासिल की थी, क्या वो उसको बरकरार रख पाएगी। आप देख रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया है, शिवपाल यादव, उनके चाचा भी हैं अखिलेश यादव के, उन्हें सिर्फ एक सीट पर लड़ने को मिला है। लेकिन इससे ये मैसेज गया है कि पार्टी एकजुट है और 17 वाली स्थिति नहीं है कि पार्टी में कोई बिखराव है। ये समाजवादी पार्टी के लिए कहें कि सकारात्मक बात है। लेकिन इसके अलावा इस पूरी बेल्ट में, चूंकि बहुत सालों तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, तो इस दबदबे के विरोध में जो तमाम अन्य पक्ष होते हैं, जो एकजुट होते हैं, ये बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत रहे हैं। और 2017 में जो नॉन यादव ओबीसी है, उनके दम पर ही, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, यादव बहुल इलाका है, ओबीसी बहुल इलाका है, तो नॉन यादव ओबीसी के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने इस किले में सेंध लगाई थी। और अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उनको पिछली बार मिला था, आप देखें कि 59 में से 49 सीटें उनके पास थी, तो उसको कैसे वो बरकरार रखते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें तगड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन हमें भूलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को 2012 में इन 59 में से 10 सीटें मिली थी, और उसके बाद पिछली बार भले ही 1 सीट मिली हो, लेकिन बुंदेलखंड ऐसा इलाका रहा है जहां से बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता आए हैं। तो कुल मिलाकर के मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहने वाला, और विशेष तौर पर इस बात की परीक्षा होगी समाजवादी पार्टी परिवार की कि उनकी एकजुटता मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाती है। और अखिलेश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि करहल में अगर वो वैसी जीत हासिल कर पाते हैं जैसी उनके पिताजी को मिली या जैसी उनकी पार्टी को पहले मिलती रही है, तो ये उनके लिए एक एडवांटेज होगा और जनता के सामने उनकी ताकत और बढ़ चढ़कर सामने आएगी। अश्विनी, जो पंजाब में चुनाव हो रहा है उसमें एक फैक्टर पर सबकी नजरें होंगी, वो है कैप्टन का फैक्टर। शायद वो अपने राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम चुनाव भी उनका साबित हो सकता है। कितना देखते हैं, चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस से अनबन होता है, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं, फिर पार्टी छोड़ देते हैं, फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। इस चुनाव पर कैप्टन फैक्टर का कितना असर देख रहे हैं आप? कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को कितना फायदा होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक फैक्टर हो सकते हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है कुछ वो पहले जैसी नहीं है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव में 2017 में थी। और इस बार की अगर हम बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद पटियाला में और उनके कुछ सहयोगी कुछ सीटें वो ले जा सकती है उनकी पार्टी, लेकिन अगर हम कहें कि कोई बहुत बड़ा वो उनका पार्टी की तरफ से होगा, ऐसी अभी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कांग्रेस जरूर नुकसान में जाती दिखाई दे रही। कुछ सीटों की अगर बात करें तो लंबी से प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं। शायद वो सबसे वयोवृद्ध उम्मीदवार हैं इस पूरे चुनाव में। भदौड़ भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, चूंकि वहां चरणजीत सिंह चन्नी हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि चमकौर साहिब में उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी की जो सीट है वो फंसी हुई मालूम हो रही है। ऐसे कितने सीट हैं अश्विनी जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है और कुछ भी परिणाम आ सकता है? देखिए, भदौड़ में भी चरणजीत सिंह चन्नी जो है सुरक्षित नहीं मान सकते खुद को, वहां भी काफी कड़ी टक्कर मिल रही है उन्हें। और इसी तरह भगवंत मान जो है धुरी हल्के में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। उनका भी जो मौजूदा विधायक है वहाँ कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी, उनके साथ फसवा मुकाबला जिसको कहते हैं बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है। और ऐसी बहुत सी सीटें हैं यहाँ पे अब जो मुकाबला है, जो बड़ी हस्तियां हैं, कई मंत्री हैं कांग्रेस के, वो काफी जोर लगाना पड़ रहा है।
सुशील जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण उस तरह का चुनाव प्रचार पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगाई हुई हैं, डिजिटल प्रचार पर बहुत ज्यादा जोर रहा। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनावी प्रचार के माहौल को और किन पार्टियों ने इसका ज्यादा एडवांटेज लेने में सफलता पाई है? देखिए, पहले दौर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था जब कोरोना की व्यापकता थी और चुनाव प्रचार के बहुत सारी बंदिशें भी थी, और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी न केवल डिजिटल प्रचार में पहले आगे थी बाकी सभी पार्टियों से, उसको इसका फायदा भी मिला। बाकी पार्टियां पीछे रह गई, हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी रैलियां की गई, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी वर्चुअल रैलियां हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वर्चुअल रैलियां हुई। पहले दौर तक तो ये चीजें बहुत ज्यादा थी, दूसरे दौर से थोड़ी थोड़ी सहूलियतें मिलनी शुरू हुई। और आपको बता दें कि आज रात से उत्तर प्रदेश में कोरोना का रात का कर्फ्यू भी हट रहा है। बहुत सारी रैलियां हुई हैं, प्रधानमंत्री जी की कानपुर देहात में रैली हुई है, कन्नौज में रैली हुई है, ये सभी इलाके हैं जहां कल मतदान होना है। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे रोड शोज हुए। तो डिजिटल प्रचार तो अपनी जगह था, और तीसरा चरण आते आते उसमें जो पारंपरिक प्रचार माध्यम है वो भी काफी कुछ एक्टिव हो गया है। तो कोरोना की जो संख्या है पीड़ितों की कम हो रही है, इन्फेक्शन भी कम हो रहा है, तो काफी उसका प्रभाव जो है डिजिटल से वो प्रॉपर तरीके से अब जो जिसे हम पारंपरिक चुनाव प्रचार कहते हैं उसकी तरफ भी बढ़ चला है। तो अच्छा इसमें वो रहा है, और सभी तरीके के इंतजाम किए गए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल जो है उनका पालन किया जाएगा। मौसम बेहतर हो रहा है, यही तो हमें उम्मीद है कि अच्छा मतदान देखने को मिलेगा और सुरक्षित मतदान देखने को मिलेगा। अश्विनी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि पंजाब में जो सीमा से सटा हुआ राज्य है वहां चुनाव आयोग ने किस तरह की तैयारियां की हैं? वैसे लोगों को मतदान बूथ तक लाने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं, जो या तो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं? महिलाओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? आज ही पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता करके सारी जानकारी दी है। उन्होंने जैसा बताया है कि जितने भी ऐसे जगह हैं जहां पे दिव्यांग वोटर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन ना हो जहां पे व्हील चेयर का प्रबंध ना हो, और जहां तक 80 वर्ष से अधिक जो आयु वाले बुजुर्ग वोटर हैं उनके लिए बैलेट का इंतजाम किया गया है। उसके लिए उन्हें फॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, और जो बुजुर्ग या दिव्यांग वोटर वो आने के लिए सुविधा चाहते हैं आने जाने के लिए, उसका भी इंतजाम किया गया है। उनको घर से लेकर आने का और घर तक वापस पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया गया है। और आयोग ने यहाँ तक मतदान केंद्रों पे कोविड को लेकर भी काफी ध्यानपूर्वक सारा काम किया है। वहाँ पे मास्क की उपलब्धता करवाई गई है फील्ड में, इवन पीपी किट उपलब्ध करवाए गए हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर आदमी को वोट डालने का जो हक है उसका वो प्रयोग कर सके। सुशील जी, अंत में आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जहां पर 59 सीटों पर चुनाव होने हैं 16 जिलों में, आपके यहाँ किस तरह के विशेष इंतजाम हैं? चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक इंतजाम है। जो संवेदनशील बूथ हैं उनकी विशेष निगरानी की जाएगी। स्पेशल जो अर्धसैनिक बल हैं वो सभी जगहों पर सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। लगभग 866 कंपनियों की केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसमें से ईवीएम की सुरक्षा में 5 से ज्यादा कंपनियां लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 5,500 जवान जो है उसमें तैनात हैं। उसके अलावा जो महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 170 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 38 महिला पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और 339 महिला कांस्टेबल जो है इन बूथों पर तैनात किए गए हैं, ताकि महिलाएं जो है सुरक्षित होकर के बिना किसी झिझक के वोट डाल सकें। लगभग 5,400 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनको क्रिटिकल माना गया है, उनकी विशेष सुरक्षा की जा रही है। लाइव वेबकास्ट जो है वो लगभग 50% से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जिनका लाइव वेबकास्ट हो रहा है। सुरक्षा के सारे इंतजामों के अलावा कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े सारे इंतजाम है, हैंड ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर, ये सब लगभग हर बूथ पर है। हम जानते हैं कि 1250 से ज्यादा मतदाता किसी भी बूथ पर नहीं रखे गए हैं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा सके। और इसमें से कुछ बुंदेलखंड के इलाके से सटे हुए जो बुंदेलखंड इलाके के जो है और खासतौर पे बीहड़ के इलाके हैं उन पर विशेष सुरक्षा इंतजाम है। तो ऐसा सुरक्षा के दृष्टिगत देखा जाए तो काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले और दूसरे चरण में भी हमने देखा कि काफी शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, और तीसरे चरण के भी ये भी चुनाव आयोग की से पूरे प्रबंध किए गए हैं। आप दोनों का इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आकाशवाणी संवाददाता चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा, लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी और दिल्ली से आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।